हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो आज से आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इतिहास में जो मध्यकालीन इतिहास है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके उठेंगे वो इसी क्लास से जो समाप्त कर दिए जाएंगे। इतनी अच्छी क्लास आपके लिए बनाई जा रही है जो आपको पेपर में 100% हेल्प करेगी। अगर आपने ये क्लास देख ली तो समझ लो मध्य इतिहास की जान देख ली। एकदम जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होकर बाबर तक की लड़ाई, उन्होंने क्या क्या किया, इन सब चीजों पर डिस्कस इस क्लास में किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोग इसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी, पेपर में आपको 100% से भी ज्यादा मदद करेगी। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। तो आइए आराम से चीजों को देखेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कौन कैसा, किसने कैसी लड़ाई की, कौन कहाँ मारा गया, किसका कब युद्ध हुआ, किस सन में हुआ, कहाँ कहाँ इन्होंने युद्ध किए। तो इन सब सारी चीजों पे डिस्कस करने के लिए आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए मध्य इतिहास, ये मध्य इतिहास की जो दिल्ली सल्तनत है इसकी जान है। मध्य इतिहास की जान है दिल्ली सल्तनत। इसी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में, दिल्ली सल्तनत से। तो आइए देखते हैं मध्य इतिहास में। देखिए दिल्ली सल्तनत ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपके लिए जो पेपर में पूछा जाता है। तो उससे संबंधित मैं यहाँ लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि इस पर कितने वंशों ने राज किया, मतलब दिल्ली सल्तनत पर कितने लोगों ने कब्जा किया, कितने वंशों ने इस पर आक्रमण किए और वहां अपने स्थापना की। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि कितने लोगों ने वहां राज किया और कितने वंशों ने वहां पे। तो देखिए 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 5 वंशों ने राज किया था दिल्ली पर। देखिए पहला था गुलाम वंश। सबसे पहले दिल्ली पर राज करने वाला जो भी शासक था वो था गुलाम वंश। उसके बाद में सेकेंड, इसको आप लोग क्रम से जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछ चुका है इसका क्रम बार बार पूछा जा रहा है पेपर में। तो आप लोग इसका क्रम याद कर लीजिएगा। पहला कौन है? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। 5 वंशों ने इस पर राज किया है। सबसे पहले कौन आया? तो गुलाम वंश। सबसे बाद में कौन आया? तो लोधी वंश। ये आपके क्वेश्चन हो गए, कितने वंश थे? 5 वंशों ने। और इसका क्रम आपका याद होना चाहिए कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंशों ने यहाँ पे राज किया। उसके बाद में देखिए सबसे पहले जिसने राज किया वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहले थे और पहले राज किस वंश ने किया था? तो वो गुलाम वंश ने राज किया। तो गुलाम वंश के ही कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर प्रथम बार राज करना शुरू किया। कब से कब तक इन्होंने शुरू किया? तो 1206 से 1210 तक किसका राज था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कब तक इनका था? तो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक तो पूछेगा तो आप लोग आंसर लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कभी अगर पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश पर आप लोग टिक लगाएंगे। यहाँ संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर उसने पेपर में पूछ लिया कि वास्तविक शासक, तो आप लोग वास्तविक संस्थापक, तो आप लोग इसको ना लगाकर इल्तुतमिश को वहां लगाएंगे। ये संस्थापक थे और वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में आइए देखते हैं इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। अधिकतर जितने भी दिल्ली के पे शासन करने वाले थे उनकी राजधानी लाहौर ही बनाई जाती थी। तो इनकी राजधानी लाहौर बनाई गई। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो वो उसका आपका आंसर होगा कि वो लाहौर में बनाई थी। उसके बाद में आइए देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था। तो बहुत ही दानशील व्यक्ति था। अपने दान के लिए बहुत ही नामचीन परिचित नाम में से एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने लाखों का दान किया। बहुत सारे दान करने में इनका योगदान होता था। इसीलिए इनको देखिए कुतुबुद्दीन एक दानशील व्यक्ति था। उसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला कहा जाता था।
एक ऐसा राजा जो लाखों से भी ज्यादा दान कर सकता था, उसमें एक नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का भी शुमार था। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि लाख बक्स किसे कहा जाता था। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि लाख बक्स किसे कहा जाता था। आपको 4 ऑप्शन दिखा कर दे देता है दिल्ली सल्तनत से, और आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लाख बक्स किसे कहा जाता था, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ऐसे ही पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट कराता है। उसके बाद में देखिए, इसे हातिम दुर्दे कहकर पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन कैसे होगा पेपर में कि हातिम द्वितीय किसे कहकर पुकारा जाता था। हातिम द्वितीय किसे कहकर पुकारा जाता था, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि हातिम द्वितीय किसे कहा जाता था, और दिल्ली सल्तनत के 4 ऑप्शन आपके दे देता है पेपर में। तो इसलिए आप इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग इसको भी टेंशन न लीजिए कि क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए, कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले पाठों में पढ़ने वाला। जो कुरान होता है उसे सबसे अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे सुर में, सबसे अच्छे मधुर वाणियों में जो पढ़ने वाला व्यक्ति था, उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रसिद्ध विद्वान था, जो अत्यंत सुरीले आवाज में कुरान का पाठ को पढ़ता था। कहानी के अनुसार आप इसको समझेंगे, जो कुरान का पाठ था अत्यंत सुरीले शब्दों में पढ़ता था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सुरीले स्वर में पढ़ने के कारण इसे कुरान खां कहकर पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? कुरान खां के नाम से, क्योंकि ये बहुत ही सुरीले शब्दों में से पढ़ता था। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। और उसके बाद में देखिए, इसकी जब 1210 में इसकी मृत्यु हुई, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो 1210 में हुई। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है कि पोलो या चौगान खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई। ऐसे ही वो क्वेश्चन लिखता है एग्जामिनर कि पोलो या चौगान खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई। तो आप लोग क्या लगाएंगे कि पोलो, चौगान या पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट करके आप लोग लगा लीजिएगा कि चौगान या पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई थी, तो वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे और कमेंट को करते हुए चलेंगे। उसके बाद में देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है, उसे लाहौर के निकट अनारकली बाजार में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? तो उसे लाहौर के निकट अनारकली बाजार में दफनाया गया। कहाँ? अनारकली बाजार में दफनाया गया। ऐसे ही हंसते खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक को याद कर लेते हैं। 1206 में से 1210 तक इसका राज था। ये गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते थे। ये लाखों का दान करते थे। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ये कुरान को बहुत ही अच्छे स्वर में पढ़ते थे पाठ को, इसलिए इन्हें कुरान खां के नाम से जाना जाता था। और एक ऐसे ही दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक बने जिन्होंने पोलो या चौगान खेलते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपके रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आ जाइए देखेंगे इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश से संबंधित चीजों को, जिन्होंने अपना शासन 1510 से आगे करना शुरू किया था। तो अब क्वेश्चन उनसे देखेंगे संबंधित चीजों को। आइए अब देखते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए वो आए थे इल्तुतमिश। तो अब देखेंगे इल्तुतमिश से संबंधित प्रश्नों को। इनका योगदान दिल्ली सल्तनत में बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इनको आराम से समझते हुए चीजों को चलेंगे, क्योंकि जो इल्तुतमिश के से संबंधित क्वेश्चन है वो इसमें रखे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुतुबुद्दीन के दामाद थे और ये दिल्ली सल्तनत के बहुत ही जो माने जाने शख्सियत में, जो माने जाने शासकों में इनका नाम आता है दिल्ली सल्तनत में, वो थे इल्तुतमिश। तो आइए आज अब देखते हैं इल्तुतमिश को। बहुत ही आराम और सहज से सीखेंगे इल्तुतमिश ने क्या क्या दिल्ली सल्तनत में किया। तो ये रहे आपके इल्तुतमिश। इनका शासनकाल 1210 से और 1236 के तक चला। 1210 से 1236 तक किसका शासनकाल चला? तो चला था इल्तुतमिश का। उसके बाद में आइए देखते हैं
कि इल्तुतमिश ने क्या क्या किया। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहकर पुकारा जाता था। मैंने ये पीछे भी बताया है कि दिल्ली सल्तनत के अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे कि वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये आपके हो गए, ये आपका हो गया क्वेश्चन। उसके बाद में आइए देखते हैं, इसने अपने 40 जो विश्वास पात्र तुर्क सरदारों का एक गठन बनाया। इल्तुतमिश ने जो इनके सरदार थे उसमें से 40 सरदारों को इन्होंने एक दल बनाया और उस दल का नाम क्या दिया गया, चालीसा कहकर या चारगान कहकर पुकारा गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि चालीसा या चारगान किसके दरबार में रहने वाले थे, तो वो थे इल्तुतमिश ने। इन्होंने अपनी शासन काल में जो 40 इंपॉर्टेंट लोग थे उनका एक दल बनाया जिसे चालीसा कहकर पुकारा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपर में। इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में, किस युद्ध में, तराइन के तृतीय युद्ध में गजनी के शासक तराजुद्दीन अलदौर को पराजित किया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तराजुद्दीन को कब पराजित किया गया, तो तराइन का तृतीय युद्ध था 1215 ईस्वी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के लिए इंपॉर्टेंट है और उनसे संबंधित यहाँ क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग समझते चलिएगा। जो भी इसका इंपॉर्टेंट है मैं उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। उसके बाद में देखिए, आइए देखते हैं कि इल्तुतमिश ऐबक का क्या था, दामाद था। क्या था, दामाद था किसका, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। वह ऐबक के पहले गुलाम था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था उस समय इल्तुतमिश उसका गुलाम था, मतलब उसके दरबार में कार्य करने वाला एक व्यक्ति था। उसके बाद में देखिए, इसी के काल में पहली बार राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई गई। जब इल्तुतमिश आया शासन करने के लिए तो जो उसकी राजधानी थी वो थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को उठाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। मतलब लाहौर से परिवर्तन कहाँ किया, दिल्ली में परिवर्तन किया राजधानी को। किसको, राजधानी को। उसके बाद में देखिए, आगे देखते हैं, इसी काल में पहली बार राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया गया। उसके बाद में देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, तो आप लोग लगाएंगे इल्तुतमिश पर। किस पर लगाएंगे, इल्तुतमिश पर लगाएंगे। उसके बाद में आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा। आगे पूछेगा कि इक्तेदारी, इसको लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग लगाइएगा कि इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग करके लगाइएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया और फिर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। निश्चित है, 100% है कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो इसलिए आप लोग इक्तेदारी व्यवस्था को याद कर लेंगे कि ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे, इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। कुतुब मीनार का जो चौथा मंजिला था उसको इसने बनवाया। उसके बाद में जो उसमें टूटियां थी उसका निर्माण कौन करवाया था, तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है इनके पहले जो शासन आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन उस कार्य को पूरा किया किसने, वो किया था इल्तुतमिश ने। तो आप लोग ऐसे ही चीजों को समझिएगा कि कुतुब मीनार किसने बनाया, तो बनवाया था
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद में आगे देखिए, इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद व दिल्ली में नसीरिया मदरसा की स्थापना की थी। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां पे? जामा मस्जिद का निर्माण बदायूं में करवाया था। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम था उसको, उस और इल्तुतमिश का जब पुत्र का जब निधन हुआ तो इल्तुतमिश का जब पुत्र का निधन हुआ तो इल्तुतमिश उसकी याद में एक मकबरे का निर्माण कराया। किसका? एक मकबरे का निर्माण कराया गया। उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया सुल्तान गढ़ी का मकबरा। उसका पुत्र एक सुल्तान था, इसलिए उसका नाम सुल्तान गढ़ी मकबरे के नाम से रखा गया। इसलिए इसे कहा जाता है कि इल्तुतमिश को मकबरे शैली का जन्मदाता कहा जाता है। जो मकबरा शैली होता है उसका जन्मदाता, इंपॉर्टेंट करके लगाइए आप लोग, ये इल्तुतमिश को जो मकबरा शैली होती है, जो मकबरा बनाया जाता है, उसका जन्मदाता बताया जाता है इल्तुतमिश को। किसको बनाया जाता है? इल्तुतमिश को बनाया जाता है। मकबरे का जो शैली का जन्मदाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके बाद में आइए देखिए, मध्यकालीन में न्याय की भीख लाल वस्त्र पहनकर मांगी जाती थी। एक प्रथा चली आ रही थी मध्यकालीन इतिहास में कि जब भी आप लोग भीख को मांगेंगे तो उस पर आप लोग लाल वस्त्र पहनकर ही मांगा जाएगा। तो ये आपका जो इल्तुतमिश से संबंधित चीजें थी ये आपकी होगी। एक बार मैं आपको इसको फिर से कहानी के तौर पर आपके सामने रखता हूँ, दोबारा इतनी सारी चीजों को फिर से रिवाइज करवाता हूँ जिससे आपका फिर से चीजें रिवीजन हो जाए और क्लास में चीजें याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करते चलिए, कमेंट को करते चलिएगा। उसके बाद देखिए, इल्तुतमिश 1210 से 36 इसका शासनकाल था। कब तक था? कुतुबुद्दीन ऐबक कब से थे? 6 से 1206 से 10 उन्होंने किया। उनका जब निधन हुआ पोलो खेलते वक्त, तो उसके बाद में आए इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने 1210 से 36 तक शासन किया। उसके बाद में देखिए, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहकर पुकारा जाता था। ये वास्तविक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक केवल संस्थापक के रूप में माने जाते थे। और संस्थापक के बाद में जब भी पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो थे इल्तुतमिश। तो संस्थापक कुतुबुद्दीन, लेकिन अगर वास्तविक पूछेगा तो इल्तुतमिश थे। उसके बाद में आइए देखते हैं, इसने अपने 40 विश्वास पात्र, जो भी एक कभी भी देखिए एक प्रजा में जो विश्वास लोग होते हैं उनकी एक अलग दल बनाई जाती है कि जिससे प्रजा का सुरक्षित किया जा सके। प्रजा में कोई बाहर का आक्रमण होता है तो वो जो 40 का जो इनका एक समूह होता है विश्वास पात्र, वो अपने प्रजा को बचाने में योगदान करते हैं। तो इसलिए इल्तुतमिश ने एक विशाल जो सबसे विश्वास पात्र 40 लोग थे उनका एक दल बनाया और उन्हें कहा गया चालीसा। क्या कहा गया? चालीसा। पेपर में यही पूछता है कि चालीसा का निर्माण किसने किया, तो वो कहता है इल्तुतमिश ने। उसके बाद में आइए देखते हैं, इल्तुतमिश ने 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में, तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ उसमें तराजुद्दीन को हराकर इल्तुतमिश उसमें विजयी रहा। उसके बाद में आइए देखते हैं, इल्तुतमिश ऐबक का क्या था? दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, उन्हीं के दरबार में ये गुलाम था। कहने का मतलब ये है कि इल्तुतमिश पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ काम करता था, वहां का गुलाम था। उसके बाद में इनकी बेटी से इसकी शादी हुई और इनका दामाद बन गया। उसके बाद में जब इनका मृत्यु हुई पोलो खेलते वक्त, तो उसके बाद में इनके कुछ लोगों ने शासन किया लेकिन वो कमजोर थे, तो उसके बाद में ये इल्तुतमिश वहां का शासन बन गया। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि इसी के काल में पहली बार लाहौर से दिल्ली राजधानी लाई गई। कहां से? अभी तक कहां राजधानी थी तो वो लाहौर थे, लेकिन अब कहां है तो वो दिल्ली लाई गई थी इसके शासन काल में। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, दिल्ली सल्तनत काल का सुल्तान था जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है इल्तुतमिश को जाता है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने का। उसके बाद में आइए देखते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसलिए लगवाया है कि ये पेपर में आएगा। इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है इल्तुतमिश को। किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है इक्तेदारी व्यवस्था को
प्रारंभ करने का। उसके बाद में देखिए इसमें कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। अधूरा था, चौथा मंजिला इसने बनवाया, उसका जो तोड़ फोड़ था उसको सही करवाया, तो वो पूरा करवाने का कार्य इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद बनवाया। कहाँ? बदायूं में इसका जामा मस्जिद बनवाया था। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में एक मकबरा बनवाया जिसे सुल्तान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि जो ये मकबरा शैली होती है, उसको बनाने का तरीका होता है, उसको प्रचलन रूप से लाने का कार्य किसने किया? तो वो क्या था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद में देखिए मध्यकालीन में जो भीख मांगने की प्रथा थी वो क्या थी? तो वो थी लाल वस्त्र के कपड़े पहन के। अब इसके बाद में इनकी बेटी आएगी जो शासन करेगी, रजिया सुल्तान। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं रजिया सुल्तान ने कैसे अपने शासन को, अपने साम्राज्य को आगे लेकर चला। अब उससे संबंधित चीजों को सीखेंगे।